नमस्कार मित्रों, मैं आशीष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस में। यहां पर आप पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे प्रश्न पत्र नंबर 5 मध्य प्रदेश PSC से लिखित जो आपका पेपर होने वाला है उसके बारे में। ठीक है, तो यहां पर हमने काफी चीजें पढ़ ली हैं। जैसे हमने उसमें पल्लवन पढ़ लिया है, संज्ञा हमने जो स्वर व्यंजन और विसर्ग जो संधियां हैं वो हमने कंप्लीट कर ली है। समास में हमारा आज का ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम कंप्लीट करेंगे उसके एग्जाम्पल और जो समास में जो भी प्रॉब्लम है हम उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। फिलहाल हम देखने जाते हैं, आगे देखें तो यहां पर आपको एक चीज करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपके लिए शेयर। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो आपने आप तक नहीं कर रहे हैं या आपने नहीं किया है तो प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्र बंधुओं और परिचितों में, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे जुड़ सके या फिर आप जो वीडियो है जो हम लोग अपलोड करते हैं वो लोग देख सकें, ताकि उनको भी प्रॉब्लम जो अगर आती है ऐसे समास में क्वेश्चन सॉल्व करने में, कैसे लिखा जाए, कैसे एग्जाम्पल को सर्च किया जाए, क्या एग्जाम्पल होते हैं, तो वो सब चीजें उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड है आपका, आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। @next क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसी प्रकार से हमारा जो फेसबुक चैनल है @next लाइव क्लासेस और इंस्टाग्राम चैनल @next लाइव क्लासेस से भी आप जुड़ सकते हैं। और वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल पर खासकर आपको पीडीएफ भी मिलेगी, जो हम लोग आपको पढ़ाते हैं वो सब पीडीएफ आपको प्रोवाइड होंगी और प्रॉपर रूप से जो गाइडेंस आपको चाहिए एक्सपर्ट के द्वारा वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं नया सेशन। हमारा आज का लास्ट सेशन है समास के बारे में। पहले हम समास में हमने ये हमारा थर्ड वीडियो है। हमने फर्स्ट वीडियो में समास को एक समझा था, पूरा माइंड मैप के थ्रू हमने इसको समझा था। एग्जाम्पल कैसे आप दे सकते हैं या कैसे एग्जाम्पल अगर आपको आते हैं समास कैसे का नाम बताएं तो भी आप उससे बता सकें। तो हमने क्या पढ़ा तक अभी तक? परिभाषा हमने पूरी रूप से पढ़ ली थी, माइंड मैप के थ्रू हमने परिभाषा पढ़ी। उसके बाद हमने बकायदा आपको एग्जाम्पल दिए, परिभाषा दी और आपको बोला था कि आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप हमारे यूट्यूब या फिर हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े आए ताकि आपको वहां पर पीडीएफ मिले। तो आपका समास कंप्लीट यहाँ पे परिभाषा हो चुकी थी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। तो ये जो बात हम कर रहे थे कि हमने बहुब्रीहि समास भी पढ़ लिया था, अव्ययीभाव समास हमने पढ़ लिए थे। आज अब जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे द्वंद्व हमने पढ़ लिया, मतलब अव्यय पढ़ लिया है, द्वंद्व पढ़ लिया है और हमने पढ़ लिया है आपका कर्मधारय और बहुब्रीहि। बाद में इसको मैं बता दूंगा एक जल्दी जल्दी से, लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी द्विगु समास। और ये द्विगु समास बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर द्विगु और द्वंद्व में काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कैसे उनको द्विगु लगाएं, कब उसको बहुब्रीहि लगाएं, ये सब चीजें प्रॉब्लम आती है। उसको हम आज प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। द्विगु समास क्या होते हैं? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था द्विगु समास के बारे में। देखिएगा, द्विगु समास में जैसा कि आप जानते हैं, अगर परिभाषा आप भूल जाएं तो मैंने आपको बताया था एक माइंड मैप के थ्रू कि भैया आपको द्विगु समास में क्या होता है। द्विगु जो लिखा हुआ है इसमें आप देख रहे हैं ये शब्द, ये क्या होता है? एक संख्या। अवधि भाषा में जो टू होता है ना, जो टू लिखते हैं इंग्लिश में, इसे बोलते हैं द्वि। हिंदी में दो बोलते हैं, अवधि में बोलते हैं द्वि। तो ये क्या है? एक संख्या है। और संख्या कहां पे आ रही है? सबसे आगे आ रही है। तो जिस समास में संख्यावाची शब्द आते हैं, ये कह रहे हैं कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे हम कहते हैं द्विगु समास। ये तो बात हो गई पहले द्विगु समास की परिभाषा की। दूसरी बात ये है कि हम जब पढ़ रहे थे समास के बारे में तो मैंने आपसे कहा था कि पदों के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं पता है आपको? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, जी बिल्कुल, द्वंद्व समास और आता है आपका बहुब्रीहि समास। जिसमें से अब आप बोलेंगे द्विगु और कर्मधारय कहां है? तो बिल्कुल सही बात यह है कि द्विगु और कर्मधारय दोनों तत्पुरुष के भेद, एक उपभेद मान लीजिए या अवयव मान लीजिए, अवयव ज्यादा सही रहेगा कहना। तो हम कह सकते हैं कि द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही एक अवयव माना गया। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब आप चलिए बात करते हैं फटाफट यहां पर कि जिस समस्त पद में पूर्व पद कैसा हो? संख्यावाचक हो और पूरा पद समाहार या जो समूह या समुदाय का बोध कराए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि भाई पहला पद कैसा होना चाहिए? संख्यावाची। और जो शब्द, पूरा जो शब्द है वो कैसा होगा? एक समुदाय को व्यक्त करेगा, एक समूह को व्यक्त करेगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार इसे कर्मधारय का ही एक भेद माना जाता है। ये संस्कृत के व्याकरण के अनुसार है, हिंदी के अनुसार नहीं। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण तथा उत्तर पद संज्ञा होता है। स्वयं द्विगु में भी द्विगु समास है।
बात समझ में आ रही है? तो इतनी सारी बातें हमने लिख दी है। मतलब आपको जब परिभाषा पूछी जाए 3 नंबर में, तो अगर अभी 3-4 लाइन लिख देंगे तो 100% आपको आंसर जो आपके नंबर है वो मिलेंगे। एग्जाम्पल जो उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। तो माइंड मैप के थ्रू अगर हम बात करें तो क्या क्या मिला आपको? सबसे पहले क्या होता है? संख्यावाची शब्द होता है पहला, ठीक है। सेकंड बात करें, अगर हम सेकंड की बात करें तो इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? ये समूह का बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं। और बात करें तो क्या होता है भाई? ये द्विगु समास, ये स्वयं भी क्या है आपका? एक द्विगु समास, स्वयं भी अपने द्विगु समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। पहला पद कैसा होता है? संख्यावाची विशेषण। देखिए जो विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है, उसको पता है आपका, एक न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है, मतलब संख्यावाची विशेषण भी होता है। तो उसी प्रकार से इसमें कहा गया है परिभाषा में कि जो पहला पद होता है वो विशेषण है। अब चूंकि वो संख्या के रूप में है तो उसे बोलते हैं संख्यावाची विशेषण। सेकंड जो पद होगा, जो दूसरा पद या कह लें उसका अंतिम जो पद होगा वो संज्ञा होता है, ठीक। ये इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग था। चलिए बात करते हैं अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू, कैसे हमने बात की यहां पर देख लेते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल जैसा आप देख रहे होंगे, पहला एग्जाम्पल लिखा है एक लिंग, मतलब एक ही लिंग। इसका मतलब है, आप अगर देखा होगा आपने, जो शिव शंभू के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो उनकी मूर्ति, मतलब जो प्रॉपर रूप से मूर्ति होती है, एक चट्टान को लेके बोला जाता है इस प्रकार से। तो ये क्या है? एक लिंगी बोल लेते हैं इनको, या फिर इनको क्या बोलते हैं? शिवलिंग। देखिए यहाँ पर जो लिंग होता है इसका मतलब होता है प्रतीक। इसका मतलब होता है प्रतीक। जैसे आप बोलते हैं ना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग मतलब लिंग का मतलब क्या? प्रतीक हो गया। तो ये प्रतीक किसका है? स्त्री का है तो स्त्रीलिंग, और ये प्रतीक पुल्लिंग का है तो ये होगा आपका पुल्लिंग। इसी प्रकार से शिवलिंग की बात करें तो ये शिव का प्रतीक है, इसलिए इसको बोलते हैं शिवलिंग, ठीक है। चलिए बात करते हैं ऐसे ही दो राहा। अब देखिए दो क्या हो गया? संख्या हो गई। राहा मतलब हो गया राहें, रास्ता। तो यहाँ पे क्या? दो एक संख्यावाची विशेषण है, और राहें यहाँ पर क्या बन गया? इसमें संज्ञा। तो यहाँ पे दो राहों का समाहार या समूह कह सकते हैं। तिराहा, चौराहा, ऐसे बहुत से शब्द आते हैं। इसी प्रकार से आपका देखिएगा पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। जैसा कि आपको पता है हमारी बॉडी, ऐसा कहते हैं हिंदू शास्त्र में कि हमारी जो बॉडी है 5 तत्वों का एक समूह होता है। इसलिए जब उसका जो अंतिम संस्कार होता है वो अग्नि में किया जाता है, ताकि उसकी जो 5 तत्व उसके अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पंच तत्व क्या हो गया आपका? 5 तत्वों का एक क्या है? समूह है। शताब्दी, शत मतलब होता है 100, अब्द मतलब होता है वर्ष। शताब्दी, अगर आपसे बोला जाए ये संधि का नाम बताएं तो संधि आप बता सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है, मेरा अगर पहला वीडियो देखा हो कि दीर्घ संधि कैसे बनाई जाती है, तो वहां पर आप इसको समझ सकते हैं। पंचवटी की बात करें तो 5 वटों का समूह, पंचवटी, ठीक है। वट मतलब होता है यहाँ पे वृक्ष। बात करें आगे नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार नवरत्न कहलाता है। इसी प्रकार से त्रिफला। अब देखिए त्रिफला मतलब क्या हो गया? 3, त्रि मतलब 3, फला मतलब फल। देखिए अब एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो काफी यहां पर प्रॉब्लम आती है। त्रिफला को हम बहुब्री ही बना के चलें या त्रिफला को हम द्विगु बना के चलें, तो दोनों ही सूरत में आपको स्पेशल, अगर आपने लिख रहे हैं एग्जाम्पल बहुब्री समास के अंतर्गत, तो आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आप लिख दिया आपने सब, चलो अगर आपने लिख दिया भाई त्रिफला, त्रिफला एक बहुब्री समास का एग्जाम्पल है, आपने बहुब्री समास की एग्जाम्पल दिया और आपने लिख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आपको स्पेशल देखें तो त्रि मतलब क्या होगा? 3, फल मतलब क्या हो गए? फल, ठीक है, फ्रूट। तो ये स्पेशल 3 फ्रूट का जो होता है, 3 फलों का समूह होता है, ये स्पेशल होते हैं हरड़, बहेड़ा और आंवला। कौन कौन से होते हैं? हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये तीनों फलों का समूह होता है। हम किसी और 3 फल को त्रिफला कभी नहीं कहते हैं। अगर आप 3 फल कोई भी ले लीजिए, मैंगो है, ऑरेंज है या बनाना है, 3 सेब, केला और आम ले लिए, तो हम इनको कभी भी त्रिफला नहीं बोलते हैं, जबकि ये 3 फल अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें मैंने आपको बताया था, कुछ शब्द रूढ़ हो जाते हैं किसी शब्द के लिए, तो वहां पर बहुब्री समास का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल में आपने अगर गलती से लिख दिया ये बहुब्री है, कोई बात नहीं, आप यहां लिख सकते हैं कि त्रिफला रूढ़ शब्द है 3 फलों के लिए, हरड़, बहेड़ा और आंवला, ताकि आप अपनी बात को वहां पर दर्शा सकें एक सरल तरीके से, तो आपको नंबर भी प्रॉपर रूप से मिलेगा। अब चूंकि ये बात कहें कि ये द्विगु में एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि त्रि अपने आप में क्या है? संख्या है, और फल अपने आप में समूह है। तो यहां पर इसको द्विगु में भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। अगर द्विगु का एग्जाम्पल पूछा है तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। त्रिलोक, त्रिशूल, त्रिवेणी, त्रिवेदी। देखिए त्रिवेदी मतलब 3 वेदों का ज्ञाता, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ऐसे द्विवेदी, ये एक अपने आप में ये जो पंडित होते हैं उनके एक सरनेम आती है, उसी के अकॉर्डिंग आता है द्विवेदी, चतुर्वेदी। अब आता है तिवारा। तिवारा मतलब
ती द्वारा, तीन है द्वार जिसके, या तीन है द्वार, तो ये समूह है यहां पे अपने आप में। बात करते हैं आगे, देखिए आगे लिखा हुआ है सप्ताह। सप्ताह मतलब सप्त मतलब होता है 7, तो 7 दिनों का एक समूह सप्ताह कहलाता है। इसी प्रकार से चवन्नी, मैंने आपसे लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे किसकी, द्वंद्व समास की, वहां मैंने आपसे कहा था जब भी संख्या 10 से ऊपर जाती है तो वहां पे हम द्वंद्व समास का प्रयोग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल अगर आप देखें तो लास्ट टाइम एग्जाम्पल था 25, यही एग्जाम्पल था, और यहां पर एग्जाम्पल क्या है, चवन्नी। तो 25 को हम क्या बोलते हैं, 5 और 20, या इसका ऐसा कह लें 20 और 5। तो ये सब क्या है, इसमें और शब्द का प्रयोग हुआ है दो अलग अलग पदों के बीच में, और या अथवा शब्द का प्रयोग जहां भी होता है उसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास। चूंकि यहां पर शब्द है चवन्नी, तो यहां पर ऐसा नहीं बोलेंगे कि 10 से 6 कम 4 बचते हैं, तो ऐसा नहीं लिख सकते यहां पर। तो यहां पर लिखते हैं 4 आनों का समूह, ये ठीक है। तो 4 आनों का समूह क्या कहलाता है, चवन्नी कहलाता है। तो यहां पे समूह की बात की जा रही है, इस चक्कर में चवन्नी शब्द जो है वो आपका आएगा दिगु में, और बाकी जो 10 से ऊपर वाले शब्द जो होते हैं भले वो एक पद में लिखे हों लेकिन वो आपके आते हैं द्वंद्व में, क्योंकि हम जब उसका जो विग्रह करते हैं तो वहां पे और अथवा शब्द आते हैं। बात करें आगे, पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। अब हाँ, अगर आप यहां पे ये बोले कि भाई पंचामृत भी तो एक स्पेशल की बात की जाती है, जैसे त्रिफला की बात करते हैं, भाई त्रिफला के स्पेशल 3 जो फल है उनकी बात है, इसी प्रकार से बिल्कुल सही अगर आप सोचते हैं कि ये क्या है पंचामृत, तो बिल्कुल सही बात है। पंचामृत भी अपने आप में 5 अमृत मतलब 5 तरीके, आप देखें जो कहते हैं चिन्नामृत जो होता है, दही हो गया आपका, शहद हो गया, शक्कर हो गया, दूध हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, इसलिए बोलते हैं इनको पंचामृत बोला जाता है। ये भी अपने आप में बहुब्रीही का एक एग्जाम्पल माना जा सकता है, लेकिन वहां पर लिखा हो, आपको लिखना पड़ेगा ये 5 जो अमृत से मिलकर बना होता है, इसीलिए, ठीक है। तो आपको जब लिख देंगे अपनी सरल भाषा में, अपनी अभिव्यक्ति कर देंगे, तो जो अगर सोच भी रहा है जो चेक करने वाले, हालांकि उनको पता है, बहुत ज्ञाता होते हैं वो, लेकिन तब भी उन्हें पता है, तो आपने लिख दिया तो आपको नंबर भी प्रॉपर रूप से मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं त्रिलोकी सतसई। ये एक आता है सतसई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सतसई कि भाई ये क्या है। तो यहाँ पे पता है आपको 7 सही, सही मतलब होता है 100 पदों का समूह, 700 पदों का समूह। बिहारी सतसई आपने सुना होगा, तो वहां से बिहारी जो सतसई परंपरा एक स्टार्ट हो गई थी, तो यहां पे कहते हैं इसको सतसई, 700 पदों का समूह। अब होते हैं ना सतसई मतलब बिहारी सतसई, 700 दोहे हो सकते हैं, या जो भी आप लिखना चाहें, दोहे के रूप में हो, चौपाई के रूप में हो, जो भी हो, छंद हो, रोला हो, सोठा हो, वो डिपेंड करता है उसके लेखक के द्वारा। चलिए, एकांकी मतलब एक अंक है जिसका, ये बड़ी बात होती है, आपने अगर पढ़ा है, जैसे साहित्य जो लोग पढ़ते हैं, जो जानते हैं, उसमें देखा जाएगा, अगर आप देखें, एक होता है उपन्यास, एक होता है जीवनी, ठीक है। इसी प्रकार से एक होता है एकांकी होता है, एक कहानी होता है, तो बड़ा एक नॉर्मल सा फर्क होता है। एक होता है आत्म कथा भी होता है, एक रिपोर्टाज भी होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, और इसका साहित्य में अपना अपना एक अर्थ होता है। काफी लोगों को नहीं पता होता कि एकांकी क्या है, कहानी क्या है, उपन्यास क्या है होता है, ठीक है, आपको महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, तो हर एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी, आप चिंता बिल्कुल ना करें, ये नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी। फिलहाल हम बात करते हैं एकांकी की। तो एक अंक है जिसका, इसका यही अर्थ होता है एक तरफा, एक तरफ है जो इकलौता, एक है जो, ठीक है, चतुर्वर्ग, 4 है जो वर्ग, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। एक आता है नवरात्र, सप्तऋषि। अगर आप देखें सप्तऋषि में मैंने आपको बताया था संधि में कि भाई, आपको फिर से रिकॉल कर रहा हूं संधि के बारे में कि भाई सप्तऋषि क्या होता है। देखिए, ऋषि मुनियों के नाम है 7 क्या बन गया आपका एक संख्या, और ऋषि क्या है एक संज्ञा, तो यहां पे दिगु है। लेकिन अगर हम बात करें संधि के बारे में, तो संधि से कैसे पहुंचते हैं, मैं बताया था आपको कि गुण क्या होता है, जितने भी ऋषि मुनियों के जो नाम होते हैं वो सब गुण संधि में आते हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों में क्या है, अपना अपना एक गुण होता है, इसलिए क्या होते हैं गुण संधि में। ये छोटी छोटी ट्रिकें थी, मैंने आपको वहां बताया था समास के थ्रू में, आपको फिर से मैं रिकॉल किया गुण संधि को। दुनाली, चौपाया, षटपद, चौमासा, 31, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। हाँ जी, एक देखिएगा षटपद। षटपद क्या होता है, एक अपने पर्यायवाची शब्द भी आता है। षटपद किसे बोलते हैं, भौरे को बोलते हैं। तो षटपद जो यहाँ पे है पर्यायवाची शब्द के रूप में भी प्रयोग होता है। बात करें आगे, सप्त सिंधु, त्रिकाल, अष्टधातु, ये सारे के सारे जो हैं
एग्जाम्पल है किसमें पूछे जाते हैं, द्विगु समास में भी आते हैं, और इसके कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको स्पेशली बताए तो वो आपके बहुब्री में भी काम आते हैं। अब जो भाई एसआई वगैरह जो लोग हैं, जो लोग दरोगा की या सब इंस्पेक्टर की अलग अलग जो आपका प्रदेश होता है उसमें अलग अलग नाम से पूछा जाता है, दरोगा किसी में सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, किसी में कुछ बोलते हैं, अलग बात है। तो वहां पे क्या होता है कि क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज के रूप में भी आते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में अगर देखें तो यहां पे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि भाई बताएं सप्तऋषि किस समास में के अंतर्गत आता है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो यकीन मानिए आपको ऑप्शन पे चेक करने होते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो ऑप्शन के थ्रू होती हैं, बहुत चीजें हम लिखने वाले लिखित, चूंकि ये मध्य प्रदेश पीएससी संबंधित ये क्वेश्चन है, ये हम जो सेशन है उसी से संबंधित है, तो यहाँ पे लिखना होता है, तो मैंने लिखने की वाली मैंने आपको बात बता दी है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे एमसीक्यूज के बारे में है तो इसमें हम जब नेक्स्ट वीडियो जब लेंगे कभी तो एमसीक्यूज के बारे में आपको बताऊंगा कैसे इसके एग्जांपल एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी हम जो बोल रहे होते हैं कि द्विगु में है, लेकिन एमसीक्यूज में उसको बहुब्री के रूप में भी इसको देते हैं आंसर, तो ये होता है, मैं आपको सिखाऊंगा सब चीजें। चलिए बात करते हैं आगे फटाफट। तो यहां से आपका द्विगु समास आपका एंड हो गया। अब आते हैं आपके लास्ट समास पे। समास का नाम है आपका, जी बिल्कुल सही है, आपका समास का नाम है तत्पुरुष समास। तो आपको पता है तत्पुरुष समास क्या होते हैं, बिल्कुल सही, जिसका द्वितीय पद कैसा होता है, प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, बिल्कुल सही बात है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ये 4 पदों में से एक पद में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ना कि भाई जो समास होता है 4 पद होते हैं, सॉरी 4 पदों के रूप में होता है, पहला पद, दूसरा पद, दोनों पद और इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा पद जो प्रधान होता है उसे बोलते हैं तत्पुरुष समास। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आपने अभी पढ़ा द्विगु समास, और क्या आता है, कर्मधारय समास भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ बाकायदा मैं देखता हूं, जिस समास में दूसरा पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है, इसलिए वह दूसरे पद विशेष पर निर्भर करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि क्या होता है कि हमको पता नहीं होता है। आपकी अगर बुकें देखें, आप अगर बुक्स में देखेंगे तो बहुत कम बुक्स में या बिल्कुल ना के बराबर बुक्स जो होती हैं उसमें लिखा होता है कि भाई कि ये द्वितीय पद प्रधान होता है, बस इतनी सी बातें छोड़ देते हैं और 1-2 बातें एग्जांपल के ऊपर लिख दी और आपका आंसर वो खत्म करते हैं। बहुत ही कम राइटर जो बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं वो स्पेशल लिखते हैं यहाँ पे कि प्रथम पद कैसा होता है, संज्ञा होता है या फिर विशेषण, और संज्ञा और विशेषण अपने दूसरे पद पर निर्भर करते हैं, इसी कारण से ये तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तो हमने बिल्कुल छोटी छोटी बातें मैं आपके सामने लेके आया हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप इसमें जब राइटिंग करेंगे या जब आप एमसीक्यूज के फॉर्म में इसको याद रखेंगे तो हमेशा आपको ये चीज को याद रखना है, ठीक है। अर्थात दूसरा पद कैसा होता है, प्रधान होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तत्पुरुष समास उसे कहते हैं। अब आते हैं आगे, ठीक है। जैसे अब इसमें देख लेते हैं, समास का लिंग वचन जो होता है वो अंतिम पद के अनुसार, जो भी लिंग वचन है वो अंतिम पद के अनुसार, मतलब क्या हुआ कि भाई आपका अगर एग्जाम्पल लिखें, एक एग्जाम्पल अगर आप एक एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल में क्या होता है, ये पूरा एक शब्द है, तो पहला जो शब्द है जैसे आपको लिखा आपने, चलिए मान मैं आपको थोड़ा लेके आता हूं, आपने लिखा राजपुत्र, ये एक एग्जाम्पल लिखिएगा, और एक ऐसे ही आपका राजपुत्री, ठीक है, दोनों सेम है लगभग लगभग, अंतर क्या है पुत्र और पुत्री का है। तो राजपुत्र आ रहा है, क्या होगा, आ रहा है, और एक होता है राजपुत्री आ रही हैं, ठीक है। चूंकि ये सम्माननीय होते हैं इसलिए थोड़ा सा इनका जो क्रिया होती है बहुवचन के रूप में प्रयोग की जाती है। देखिए राज दोनों में सेम था, अंतर क्या था, पुत्र और पुत्री का, तो बस वही लिखा है कि समास जो है राजपुत्र या राजपुत्री वो उसका लिंग वचन अंतिम पद के अनुसार होता है। पुत्र ही था तो आ रही है, पुत्र है तो आ रहा है। ये जो लाइन थी ये इस एग्जांपल से मैंने आपको समझा दी। जैसे एक एग्जांपल लिखा है, जल धारा का विग्रह है जल की धारा, तो जल की धारा बह रही है, देखिए धारा है, चूंकि धारा जो होता है अपना में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं इसलिए बह रही है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो संबंध क्रिया का वो किससे, धारा से है, जल से नहीं। मैंने आपसे कहा था ना कि आ रही है, वो संबंध किससे है, वो पुत्री से संबंध है, राज से संबंध नहीं है। आ रहा है वो संबंध किससे है, पुत्र से है, राज से नहीं है। तो जो अंतिम पद होता है उससे संबंध रखा जाता है, ठीक है। एक आंसर देखते हैं आगे। तत्पुरुष समास में प्रथम पद के साथ कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर अन्य कारक चिन्हों का प्राय लोप हो जाता है। जब हम स्टार्टिंग में समास पढ़ रहे थे मित्रों, तो मैंने आपको बताया था स्पेशल कि जब माइंड मैप की बात कर रहे थे कि यहाँ पे कारक के आधार पर हम देखें, कारक होते हैं 8, लेकिन कारकों के आधार पर हम देखें तो इसके 6 भेद माने जाते हैं।
ठीक है, जिसमें कर्ता कारक नहीं माना जाता और लास्ट होता है संबोधन। कर्ता की विभक्ति होती है ने और संबोधन की विभक्ति होती है हे, अरे। इनका प्रयोग नहीं किया जाता समास में। बाकी देखें कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान और जो भी आपके अधिकरण हैं, तो यहां पर इन कारकों की विभक्ति यहां पर प्रयोग की जाती है। विभक्ति अगर आप देखें तो शब्द में दिखाई नहीं देखी, जैसे राजपुत्र है या जलधारा है, इसमें विभक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन जब आप इसका विग्रह करते हैं तो विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बिना विभक्ति के विग्रह नहीं हो पाता है, इसलिए कहा जाता है कि विभक्ति के आधार पर देखें या कारक के आधार पर देखें तो इसके 6 भेद माने गए। जिस कारक की विभक्ति लोप होती है तो समास जो तत्पुरुष समास है उसी के अंतर्गत माना जाता है। जैसे आपने बोला जल की धारा, जलधारा, तो यहां पे का की के, तो का की के जिस भी कारक में आता है वही इसका समास भी कहलाएगा। एग्जाम्पल बहुत सारे आएंगे, मैं आपको देता हूं आपको एग्जाम्पल। चलिए बात करते हैं आपको। तो यहां पर देखिएगा तो कैसे रहेंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए संबंध का की के, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। अधिकरण में पर, ऊपर, संबोधन हे, अरे, ओ, ये 8 प्रकार के कारक हैं। क्योंकि तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, इस चक्कर में इसका उदाहरण नहीं दिया जाता, मतलब कर्ता और संबोधन का उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे। अब आते हैं अपने उदाहरण पे। बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करेंगे इसमें। चलिए बात करते हैं। पहला लिखा है हस्तगत, नहीं, पहला लिखा है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म में आप देखें तो कर्म में क्या होता है, को विभक्ति का यहां पे लोप होता है। जैसे हस्तगत, हाथ को गत, गत मतलब गया, ठीक है। ऐसे आता है जातिगत, जाति को गया हुआ। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को, ठीक है। दुख हर, दुख को हरने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। देखिए जितने भी हैं सब में क्या आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, को। तो यहां पे जो को विभक्ति है जो हमें दिखाई नहीं दी गई, जब समास लिखा था, जैसे विग्रह किया तो वहां पे को विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसे बोलते हैं हम कर्म तत्पुरुष समास। ग्रामगत, ग्राम को गत, स्वर्गगत, देशगत, आशातीत, आशा को या आशा से परे, ये क्वेश्चन यहां से आता है। काफी क्वेश्चन यहां मिलता है आपको। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, ये क्वेश्चन यहां पर देखा जाएगा, पूछा जाता है। चिड़ी मार या आशातीत में कौन सा समास होगा, तो ये आपको क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से और देखते हैं। कट फोड़वा, दिल तोड़, जी तोड़, जी भर, लाभप्रद, शरणागत, रोजगार उन्मुख, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब सबको जानने वाला। गगनचुंबी, यहां से क्वेश्चन काफी बार आता है, एज अ एमसीक्यू पूछते हैं और आपसे डायरेक्ट पूछते हैं कि गगनचुंबी में समास का नाम बताएं। या समास होता है कि आपको मतलब ये आपको 5 या 8 समास दिए, उसमें से इतने समास का नाम बताएं, तो वहां पे एक शब्द मिलके आता है, यहां से शब्द आते हैं सब। ख्याति प्राप्त, दिनकर, दिन को करने वाला, दिनकर ये सूर्य का अपने आप में पर्यायवाची होता है, तो ये पर्यायवाची रूप में देखा जाए तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा आपका बहुब्री में भी जाएगा। अगर ऑप्शन में बहुब्री नहीं है तो आप यहां पर दे सकते हैं, चूंकि लिखने वाला माध्यम है तो आप इसमें बहुब्री प्रथम प्राथमिकता यहां पर दर्शाएंगे। अब यहां पे एग्जाम्पल भी है भाई, समास के रूप में पूछा है तो यहां भी आ सकता है। अगर ऐसे विद्यार्थी जो एमसीक्यूज के रूप में एग्जाम्पल जो पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो वहां पे काम आते हैं इनके लिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा था एमसीक्यूज में क्या होता है, कभी कभी हम एग्जाम्पल जो है उसके ऑप्शन देखते हैं, अगर ऑप्शन में बहुब्री नहीं है तो क्या इसमें क्या लगाएंगे, फिर मजबूरी हमें तत्पुरुष समास लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। किसमें, दिनकर में। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, सेम वही बात है यहां पे, अभी बहुब्री की बात कर रहे थे जो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मैं इतने सारे शब्द आपको लेके आया हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे बुक्स में बहुत कम आपको एग्जांपल देंगे, ज्यादा 7 या 8 एग्जांपल देंगे और आपका वो जो आपका समास है कर्म तत्व समास, वो आपको एंड कर देंगे। लेकिन यहां पर नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से मैं आपको यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल देता रहूंगा। चलिए बात करते हैं आगे कर्ण तत्पुरुष समास की। तो यहां पर आपको पता है कर्ण मतलब क्या होता है, यहां पर से, ठीक है। तो कर्ण के लिए क्या होता है यहाँ पे, से, 1 मिनट में देख देते हैं, हाँ ठीक है। तो देखें से या फिर क्या होता है, के द्वारा, मतलब क्या होता है इसमें, मतलब क्या होता है, देखें अगर हम कारक जब हम पढ़ेंगे आगे तो यहाँ पे लिखा होता है कि भाई जब किसी के द्वारा काम किया जाए, या मतलब कह सकते हैं कि जब माध्यम हो कोई, तो जो माध्यम होता है उसे बोलते हैं कर्ण। देखते हैं, बात करते हैं। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, अकाल पीड़ित, अकाल से कृत, तो यहाँ पे क्या आता है, से, और क्या आता है यहाँ पे, के द्वारा, ठीक है, इनकी बात की जाती है। एक से आपका अपादान में भी आता है, लेकिन वहां पे अलग होने के लिए बात की जाती है। कारक जब हम पढ़ेंगे तो मित्रों, तो वहां मैंने बहुत सारे आपको तरीके बताऊंगा कि कब अपादान का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जब लिखा होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है वह सांप से डरता है, अगर ये एग्जाम्पल लिखा है
और पूछा जाता है ये एग्जाम्पल किस कारक के अंतर्गत आता है, तो आप देखेंगे यहां पर कहीं भी अलग होने की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहां पे आपको लगता है अपादान नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कर्ण में, यहां भी से आता है, तो आप कह सकते हैं कि ये से आ सकता है, मतलब से मतलब जो है कर्ण कारक आ सकता है। लेकिन मित्रों बता दूं आपको, यहां पे ये जो से है डरने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो यहां पर ये क्या होगा, अपादान होगा। तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, कैसे करेंगे वो हम जब पढ़ेंगे कारक तब बताऊंगा आपको, चूंकि कारक से संबंधित था इसलिए मैं आपको थोड़ी सी बातें बताई थी। बात करते हैं श्रम साध्य, श्रम से साध्य, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त, रत्न जड़ित, तो से के द्वारा ये बातें बार बार आती रहेंगी। ठीक है, ये चीजें जहां पे भी आप इनको जब विग्रह करें और उसमें से आ रहा है लेकिन अलग होने के लिए नहीं हो, तो ये कहलाता है आपका कर्ण। मतलब जब कोई माध्यम हो, माध्यम कहलाता है आपका कर्ण। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, मद मत, रोगातुर, भुखमरा, कपड़ छन, स्वयं सिद्ध, शोकाकुल, मेघाच्छन, अश्रुपूर्ण, वचनबद्ध, बाग युद्ध, क्षुधातुर, तो ये सब सारे जो एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, ये आपके हैं कर्ण कारक के एग्जाम्पल हैं। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया यहाँ पे, बाग युद्ध। अगर मैं आपको थोड़ा लिख के आपको थोड़ा बताता हूं, इसमें अगर आपने संधि पढ़ी है यहाँ पर, तो बताइएगा यहाँ पर ये किस संधि के अंतर्गत आता है। अगर आपको पता है तो उसमें कमेंट में लिख दीजिएगा, अगर नहीं पता है तो आप एक बार जो संधि की वीडियो है आप एक बार जरूर उसको देख लें। ठीक है, शल्य चिकित्सा, शल्य मतलब जो शल्य मतलब होता है चीरफाड़, चीरफाड़ से जो चिकित्सा की जाती है, आंखों देखा, आंखों से देखा, तो माध्यम क्या देखने का, हमारी आंखें हैं, तो ये सब क्या आएगा, ये कहलाएगा आपका कर्ण कारक। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो आगे बात कर रहे हैं कारक एक और है संप्रदान। संप्रदान मतलब क्या होता है, के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है के लिए, तो संप्रदान की बात करें, यहाँ पे विभक्ति है के लिए, देखिएगा देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं, इसी चीज से संबंधित है। क्या है भाई, एक होता है देशभक्ति और एक होता है राम भक्ति। एक क्या है देशभक्ति और एक है राम भक्ति, दोनों में सेम है, भक्ति दोनों में है, अंत में है, आगे केवल इतना अंतर है कि एक में राम है एक में देश है। अब देखिएगा, राम भक्ति की बात करें तो क्या बोलते हैं, राम के लिए भक्ति नहीं करते हैं हम राम की भक्ति करते हैं, तो क्या बोलते हैं, राम की भक्ति। और का की के किसमें आता है, आपको पता है संबंध में का की के आता है, तो यहां पे जो राम भक्ति है वो संबंध में आएगा। और देशभक्ति क्या होता है, वो देश की भक्ति नहीं, देश के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे संप्रदान होता है। ठीक है, भूत बलि, भूत के लिए बलि। ठीक है, एक होता है पशु बलि, ऐसे ही आपका लिखा ना भूत बलि, ऐसे एक होता है पशु बलि। तो देखिएगा पशु बलि, तो यहां पे क्या लिखा है बलि, तो पशु के लिए बलि या पशु की बलि, दोनों अंतर हैं, तो यहां पे क्या बोलेंगे, पशु की बलि। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया, का की के किसमें आता है, संबंध में। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बलि पशु, एक एग्जांपल क्या ले लिया, बलि पशु, लगभग सेम है, बस हमने उत्तर पद को पहले और प्रथम पद को बाद में लेके आ गए। क्या लिखा है बलि पशु, तो क्या बोलेंगे, बलि के लिए पशु, तो यहां पे क्या हो गया, ये यहां पे हो गया ये संप्रदान। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर शब्द में थोड़ी सी भी हेराफेरी हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लिखना भूल जाए कि क्या लिखना था, इसमें क्या था, संप्रदान था या संबंध था। बहुत छोटी सी छोटी बातें होती हैं जो यहाँ पे आपको दिक्कत करेंगी ही, और ये क्वेश्चन भी यहीं से ज्यादातर पूछते हैं कि आपसे बोल दिया बताइएगा बलि पशु क्या होता है, तुरंत लगा देते हैं अरे ये तो संप्रदान है, के लिए होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचें कि इसका अर्थ क्या होता है, तो उसका विग्रह भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर अर्थ समझ में आ गया तो विग्रह आ जाएगा, और उसी विग्रह के अकॉर्डिंग ये तत्पुरुष है, तो कौन सा है ये भी आप इसमें लिख दें तो और अच्छी बात है। आपने लिखा तत्पुरुष समास, लेकिन एक ब्रैकेट में लिख दें कि ये संप्रदान है या संबंध है, तो बहुत अच्छी बात होती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र, स्नानागार, कृष्णा पर्ण, युद्ध भूमि, बलि पशु, पाठशाला, रसोई घर, हथकड़ी, विद्यालय, विद्या मंदिर, डाक गाड़ी, सभा भवन, आवेदन पत्र, हवन सामग्री, कारागृह, परीक्षा भवन, सत्याग्रह। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल में आपको यहां से नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। बंदी गृह, चिकित्सालय, छात्रावास, युववाणी, समाचार पत्र, वाचनालय। अब आता है युववाणी। अगर आप देखें दूरदर्शन पर आज भी वो जो युववाणी शब्द है वो प्रचारित होता है, एक पूरा कार्यक्रम होता है युववाणी। तो ये क्या है, ये युवाओं के लिए वाणी है, युववाणी, युवाओं के लिए वाणी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है।
ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो बात हम कर रहे हैं अपादान की। हमने अभी समझा करण कारक और अपादान में क्या अंतर होता है, आज हम बात करेंगे उसके एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिएगा लिखा हुआ है अपादान में क्या होता है, से होता है। किसके लिए होता है, यहां फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं समास में तो अलग होने के लिए होता है, लेकिन अगर हम कारक के अंतर्गत अगर हम बात करें, एक पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम बात करें, तो यहाँ पे अलग होने के साथ साथ शर्माना, डरना, शिक्षा, तो ये सारे किस्में आते हैं आपके अपादान में ही आते हैं, जब हम पढ़ेंगे और मैं आपको डिटेल से इसमें पढ़ाऊंगा। फिलहाल रोग मुक्त की बात करें, रोग मुक्त मतलब क्या, रोग से मुक्त हो गया है। पहले वो रोग था उसको, लेकिन अब उससे रोग से अलग हो गया, तो ये क्या होता है, रोग मुक्त। देखिए इसमें शब्द आते हैं, एक आता है मुक्त, एक आता है हीन, ठीक है, तो एक होता है निकाला, ये जो शब्द आते हैं, एक आता है भीत, ठीक है, और ऐसे विमुख, ये शब्द आते हैं इसमें, विमुख, च्युत मतलब पदच्युत बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं जो शब्द हमेशा किसमें आते हैं, अपादान में आते हैं। अगर ये शब्द आपको किसी भी संज्ञा के साथ या किसी भी के साथ मिल जाते हैं तो 100% यहां पर अपादान ही होता है। जैसे देखिए मैंने ये लिखे विमुख, मुक्त, हीन, निकाला, भी, च्युत। तो देखिए लोक भय, द्रोह, ठीक है, राज जल रिक्त, नरक भय, तो ये भय भी शब्द इसमें आ गया, भीत या भय एक ही बात होती है, ठीक है। देश निष्कासन, निकालने वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे। दोष मुक्त, जाति भ्रष्ट, हाँ जी, पथ भ्रष्ट या जाति भ्रष्ट। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें अगर इन शब्दों के साथ अगर समास पूछा जा रहा है तो 100% ये अपादान है, चाहे वो एमसीक्यूज के फॉर्म में हो या फिर क्या करना है आपको, अगर एक उत्तर लिखना है तो लिखिएगा, मान लीजिए लिखा आपको, क्या लिखा है, पथ भ्रष्ट लिखा है, तो लिखिएगा पथ से भ्रष्ट, बस दोनों के बीच में, पथ और भ्रष्ट के बीच में बस से लगाना है और लगा देना है अपादान तत्पुरुष समास। सिंपल सी बात, सिंपल से शब्द, ये बस ट्रिके हैं, बस ये तो क्या होती है, ट्रिके होती है, इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता, बस उसमें विभक्ति लगानी पड़ती है और ये समझ के लगानी पड़ती है कि कहीं विभक्ति करण की तो नहीं है या अपादान की तो नहीं है, ठीक है। इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। कर्तव्यच्युत, पदमुक्त, जन्मांध, जन्म से अंधा, तो यहां पे बात करेंगे जन्म से अंधा मतलब समय सीमा की बात की जा रही है, इसलिए क्या बोला जाएगा यहाँ पे क्या आएगा, ये अपादान आएगा। देश निकाला, कामचोर, जन्म रोगी, भयभीत, पदच्युत, धर्म विमुख, पदाक्रांत। तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे तो तमाम एग्जाम्पल आते हैं, लेकिन मैं आपको लेके आया हूं काफी सारे एग्जाम्पल जो पूछे गए हैं, चाहे वो पीएससी में पूछे गए हों या फिर किसी एमसीक्यूज के माध्यम से। चूंकि ये मध्य प्रदेश है, जो क्वेश्चन आते हैं अगर अलग अलग जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो वो बार बार रिपीट होकर कहीं ना कहीं पूछ दिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको लेके आया था क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं आगे। तो धनहीन या भाग्यहीन, ये सब किसमें आते हैं, अपादान में आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात की जा रही है संबंध की। संबंध में क्या होता है, का, की, के, या फिर मेनली का, की, के का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं आगे। तो देवदास, देव का दास, लखपति, लाखों का पति, करोड़पति, करोड़ों का पति, ठीक है। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, हाँ मंत्री परिषद ये नहीं होता, मंत्रियों के लिए परिषद नहीं होता, जब मंत्री बैठते हैं तो उसे बोलते हैं मंत्री परिषद। ध्यान रखिएगा बातों को, छोटी छोटी बातें हैं, के लिए कैसे, जब करण की बात होगी तो वहां पे अपादान की बात भी की जाएगी आपसे, जब आपके संप्रदान की बात होगी तो वहां पे आपको संबंध की बात भी की जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों लगभग जब विग्रह करते हैं तो लगभग समान हमको लगता है कि ये इसमें होगा। तो ध्यान रखिएगा, अपादान पढ़ें तो करण भी पढ़ें, संग में पढ़ें, आपको समझ में आएगा। संप्रदान जब पढ़ रहे हो तो संबंध को संग में पढ़ें, आपको अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाषा, जमींदार, जमीन का दार मतलब जो होता है मालिक, दार बोलते मालिक। भूकंप, भू का कंपन, भूमि का जो कंपन होता है। रामचंद्र, राम का चैत्र। दुख सागर, राज प्रसाद, गंगा जल, जीवन साथी, देव मूर्ति, सेनापति, प्रसंगानुकूल, भारतवासी, पराधीन, स्वाधीन। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हैं जो आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से। ये सारे एग्जाम्पल आपको एज अ पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल @next classes के माध्यम से आपको मिलती जाएगी। तो आप इसमें या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप उसको एज अ पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। बहुत सारे वर्ड हैं, मधुमक्खी, भारत रत्न, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न, ये क्वेश्चन यहां से आता है। और जनरली क्या होता है, गलतियां हो जाती हैं, क्या बोलते हैं भारत के लिए रत्न, ऐसा लगभग मुंह से निकलता है, जबकि होता क्या है भारत का रत्न।
नेक्स्ट आता है राजकुमार, राजकुमारी, दशरथ, सुत, ग्रंथावली, गीतांजलि, कवितावली। इसी प्रकार से अगर यहां देखें अश्वमेध, माखन चोर, नंदलाल, दीनानाथ, दीनबंधु, कर्मयोगी, ग्रामवासी, दया सागर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोई बात नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम इसको रिवाइज करते रहेंगे जब हम बाद में और पढ़ेंगे। जब कोई एग्जाम्पल अगर आएगा किसी भी आपके चैप्टर में तो उससे हम जरूर कोरिलेट करेंगे संधि और समास से। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे फटाफट। बात कर रहे हैं हम किसकी, अधिकरण में। इसमें क्या आता है, इसमें आता है मैं और क्या आता है पर। या तो किसी के अंदर की बात की जाएगी, जैसे मैं अभी एक रूम के अंदर हूं तो क्या है, मैं अभी रूम के अंदर हूं तो मैं क्या, मैं है। या फिर किसी के ऊपर बात की जाएगी, जैसे ये पेन है मेरी हथेली पर रखा है तो ये क्या हथेली के ऊपर है, तो इसे क्या कहते हैं आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। तो यहां पर देखिएगा ग्रामवास, ग्राम में वास, आप बीती, आप पर बीती, शोक गमन, शोक में गमन, जलमग्न। तो यहां पे मैं और पर की बार बार बात की जाएगी। जब भी आप देखें कभी अगर प्रॉब्लम आती मैं क्या लगाऊं, इसमें क्या लगाऊं, कौन सी विभक्ति आएगी, कोई बात नहीं, सबसे पहले आपको करना यह है कि उसके अर्थ को समझें। जैसे आपको लिखा हुआ है धर्मांध लिखा हुआ है, अब मैं इसमें क्या लगाऊं, कौन सा एग्जांपल लगाऊं, कोई बात नहीं, तो क्या बोलते हैं धर्मान, अरे वो तो धर्म में अंधा हो गया, धर्म में अंधा हो गया, अपने आप आपने उसकी विभक्ति का प्रयोग कर दिया और जब विभक्ति प्रयोग हो गई तो आंसर भी हमको मिल जाएगा। मैं और पर किसमें आता है, अधिकरण तत्पुरुष समास में। छोटी छोटी बातें हैं एक्चुअल में, इतना कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है कि जाने क्या पढ़ा दिया। बात वही है जो आप हमेशा करते हैं, बस अंतर ये होता है कि जब कोई हमें बताता है तब समझ में आता है कि हाँ ये बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक सब कुछ आपके अंदर है, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत होती है दोस्तों। ठीक है, लोक केंद्रित, कर्तव्य, काव्य निपुण, रणवीर, रणधीर, रणजीत, रण कौशल, आत्मविश्वास, वनवास, लोकप्रिय, नीति निपुण, ये सब बातें जो हैं वो सारे सारे एग्जाम्पल अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही पूछे जाते हैं। चलिए बात बहुत सारे हैं, ध्यान मग्न, सिर दर्द, सिर में दर्द, देशाटन, ये एग्जाम्पल आता है, देशाटन, देश में अटन, अटन मतलब होता है घूमना, कहां घूम रहे हैं, देश में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं पूछता हूं इसमें देशाटन में संधि का नाम बताएं, तो अगर आपको ये पता है संधि कौन सी है तो आप इसमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, पुरुषोत्तम, दही बड़ा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दही बड़ा क्या होता है, कौन सा समास है। अब बोलते हैं पता नहीं क्या है, दही और बड़ा होगा, नहीं, दही और बड़ा दोनों को एक साथ दही बड़ा नहीं बोलते। दही में जब डूबा होता है बड़ा, मान लीजिए आपका दही बड़ा खत्म होता है, क्या बोलते हैं, बड़ा बोलते हैं कि दही बड़ा बोलते हैं, आप दोनों चीजें साथ बोलते हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो उसे बोलते हैं दही बड़ा। तो ये जनरली क्या होता है, इसको द्वंद्व समास के अंतर्गत बहुत से बच्चे होते हैं द्वंद्व समास में मान लेते हैं, दही और बड़ा या दही अथवा बड़ा के रूप में। जो बात कैसी आती है, अपने आप में रॉन्ग होता है वो क्वेश्चन। ठीक है, रेलगाड़ी, मुनिश्रेष्ठ, नरोत्तम, वाग्वीर, पर्वतारोहण, कर्मनिष्ठ, युधिष्ठिर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर कहलाता है, मैं आ गया यहां पर। ठीक है, तत्पुरुष समास में आ जाता है। सर्वोत्तम, कार्यकुशल, दानवीर, कर्मवीर, कविराज, सत्तारूढ़, शरणागत, गजारूढ़, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास में आते हैं। अब आते हैं उपभेद की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद होते हैं। चूंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसमें पीएससी की बात कर रहे हैं तो अगर आप पूछा जाए कि समास के बारे में समझाइए, अगर ये 10-15 नंबर में आता है तो पूरा आपको एग्जाम्पल तौर पर देना पड़ेगा। भले आप ये लिखें कि भाई इसमें जो कारक के आधार पर इतने होते हैं तो सबके नाम, कर्म कारक, विभक्ति जो होती है, को, एग्जाम्पल, जो भी आप देना चाहें। ठीक है, तो ऐसे आपको एग्जाम्पल उसकी विभक्ति लिखना पड़ेगी अगर काफी लंबा क्वेश्चन या ज्यादा अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। तत्पुरुष समास के भेद क्या है भाई, अलुक तत्पुरुष समास है, अलुक, इसमें समास करने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, मतलब जो पूर्व पद है उसकी जो विभक्ति होती है उसका आपको छुपाना नहीं है, लोप नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध स्थिर, क्या होता है, युद्ध स्थिर। तो मनसिज, मनसी, मनसी मतलब होता है हमारा मन, और जा मतलब होता है जन्मा या उत्पन्न, तो इसे बोलते हैं कामदेव। ठीक है, खेचर, खे मतलब होता है आकाश, चर्म, तो खे मतलब आकाश में चलने वाला, मतलब क्या हो गया, पक्षी। तो ये क्या, ये बहुब्री समास के अपने आप में एग्जाम्पल माने जाते हैं। ऐसे होता है नए तत्पुरुष समास। तो नए में क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नए तत्पुरुष समास जो कि आपका एमसीक्यूज के रूप में बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और वैसे आपको बता दूं, नए अपने आप में एक नेगेटिव सेंटेंस की बात करता है, या बोल सकते हैं यहाँ पे जो प्रथम पद कैसा होता है, नकारात्मक होता है, उसे हम बोलते हैं नए तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो यहां पे लिखा है अनाथ। अब बात करें अनाथ शब्द में नए तत्पुरुष समास क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि यहां पे अनाथों, अनाथों शब्द का प्रयोग क्या हम कर सकते हैं,
क्या अनाथ को अनाथों के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं? जी हां, कर सकते हैं। अनाथों बच्चे ऐसे बोलते हैं ना। तो यहां पर क्या होता है कि जब शब्द अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है तो फिर वो अव्ययी भाव शब्द नहीं रह जाता। इस कारण से ये शब्द जो अनाथ है ये अव्ययी भाव में नहीं आएगा। तो कहां आएगा? तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? नए तत्पुरुष समास में आएगा। अन्याय, अनाचार, अनादर, अजन्मा, अमर, अड़िग, अशोच्य, अनभिज्ञ, अकर्म, अनादर, अधर्म, अछूत, अनिच्छुक, अनाश्रित, अगोचर, अनावृत। इसमें क्या होता है? आ या अन, आ या अन, इन शब्दों का प्रयोग होता है और वो शब्द अपने आप को परिवर्तित भी कर लेते हैं। तो यहां पर क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा? नए तत्पुरुष समास कहलाता है। मतलब जिस पद में पहला पद कैसा होता है, मैं थोड़ा लिख देता हूं आपको, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद में संस्कृत के नकारात्मक अर्थ को देने वाले आ और अन उपसर्ग का प्रयोग होता है। सिंपल सी बात, शब्द में जब उपसर्ग कौन से? छोटा आ, कौन सा? छोटा आ या अन, ये अपने आप में संस्कृत के उपसर्ग हैं जो कैसे होते हैं? नेगेटिव, नकारात्मक होते हैं। अगर ये दिए गए हैं तो हमेशा हमेशा नए तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मैं आपको लिखा हुआ है। अलौकिक, अनपढ़, निर्विवाद, असंभव, अनादि, अनंत, नालायक, ये सारे शब्द, ये नालायक जो शब्द है ये भी आपका क्या है? ये आपका उर्दू फारसी शब्द में ये प्रयोग किया जाता है, ना अपने आप में यहाँ पे जो होता है नेगेटिव में आता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे आगे। तो ये आपका जो सेशन था तत्पुरुष समास का, ये एंड हुआ। बस जाते जाते एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम और कर लेते हैं, वो जो आपका है अंतर संधि और समास। ये क्वेश्चन आता है, संधि और समास में अंतर बताएं। ये क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर में। तो आप में असमानता और समानता क्या है, हम दोनों की बात करते हैं। पहली बात करें, संधि में 2 ध्वनियों या वर्णों का योग होता है, जबकि समास में 2 शब्दों या पदों का। मतलब यहां पर बात की जा रही है इसकी परिभाषा की, और परिभाषा है तो आपको मिल गया आंसर। संधि में ध्वनि विकार आवश्यक है, जबकि समास में ध्वनि विकार तभी होता है जब समासिक पद में संधि स्थित हो या ना हो। मतलब जब भी संधि की बात की जाएगी तो क्या कहेंगे? उसमें ध्वनि का विकार, कभी जो आवाज तेज निकलेगी, कभी धीमे, जो भी है। लेकिन जब बात करें समासिक पद में तो ये समास में तभी उत्पन्न होती है जब क्या होता है? जब आपकी वहां पे संधि हो या ना भी हो। चलिए बात करते हैं समानता। दोनों में समानता क्या है? तो दोनों ही नवीन शब्द हैं, सृजन में सहायक होते हैं। जब भी कोई नया शब्द बनता है, आपको पता है उपसर्ग प्रत्यय संधि समास के अनुसार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी उसकी समानता हो गई। दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करने में सहायक, चाहे संधि हो चाहे आपका समास हो, दोनों समास शैली का प्रयोग किया जाता है। बात करें, दोनों ही कम शब्दों में अधिक भाव प्रकट करने की समास शैली निर्माण में सहायक है। ऐसी संधियां और जो समास के शब्द होते हैं, अगर शब्द को देखें छोटे होते हैं लेकिन इनके अर्थ बड़े बड़े होते हैं। तो यहां से ये आपकी समानता और असमानता दोनों की बात यहां पे की गई है। ये क्वेश्चन काफी बार इसमें पीएससी मेंस में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहां पे लिखा दिया है। बाकी अगर आपको कुछ लगता है तो कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप एक बार इसमें कमेंट में लिखिएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा या हमारी टीम आपको पूरी रूप से पूर्णतः आपको यहाँ पे सिखाएगी या बताएगी या आपको गाइडेंस देगी। ठीक है, चलिए आज के लिए सेशन इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। हो सकता है कल का चैप्टर आपका रहेगा संज्ञा, चूंकि परिभाषा और उसके एग्जाम्पल सब मैं आपको समझाऊंगा एमसीक्यूज के माध्यम से भी, मतलब कैसे एमसीक्यूज बनते हैं और कैसे आप उसको लिखेंगे ऐसा। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे कल संज्ञा की। तो कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मैं फिर आपसे मिलूंगा, लेकिन पहले शेयर कर लीजिए एक बार इसको ना, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।